अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया ने अभी तक कितनी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती है तो आपका जवाब होगा 1, और वो भी 2013 में जब MS धोनी की कैप्टनसी में इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। लेकिन गुरु, यहीं पर तो आप गलत हो गए। सिर्फ फौजी क्रिकेट फैंस को पता होगा कि इंडिया ने इससे पहले भी एक बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है, और वो MS धोनी की कैप्टनसी में नहीं बल्कि सौरव गांगुली की कैप्टनसी में जीती गई थी, जब इंडिया ने 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी को जीता था। इस टूर्नामेंट में इंडियन टीम बिल्कुल अपनी पीक परफॉर्मेंस देकर आती है, जहां सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, जहीर खान और सौरव गांगुली तबाही मचाते हैं। सीरीज एक पॉइंट पर इतनी हीटअप हो जाती है कि कैप्टन दादा तो एम्पायर तक को धमकी दे देते हैं। लेकिन इस सबसे भी ज्यादा जो इस टूर्नामेंट को बहुत ही ज्यादा स्पेशल बनाती है वो है इस टूर्नामेंट का खत्म होने का तरीका, जो आज भी क्रिकेट के वर्ल्ड में एक बहुत ही रेयर मोमेंट बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ 2002 चैंपियंस ट्रॉफी। सितंबर 2002 श्रीलंका बहुत ही तेजी से एक बड़े आईसीसी टूर्नामेंट को होस्ट करने की तैयारी कर रहा था। मौका था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने का, और ये पहली बार था जब इस टूर्नामेंट को चैंपियंस ट्रॉफी बुलाया गया, क्योंकि इसके पहले जो 2 एडिशंस हुए थे उनको आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी कहा जाता था। तो चैंपियंस ट्रॉफी के इस एडिशन को जीतने के लिए 12 टीम्स आपस में भिड़ने वाली थी, और इंडिया ने जो स्क्वाड इस टूर्नामेंट के लिए भेजी थी वो एक आईसीसी ट्रॉफी जीतने के लिए मानो भूखी थी, क्योंकि इस टीम में बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स तो थे, लेकिन उन्होंने कोई भी आईसीसी ट्रॉफी अभी तक नहीं जीती थी। तो आप पहले देख लेते हैं कि इस टीम में आखिर कौन कौन से प्लेयर्स थे जिनकी मैं इतनी तारीफ कर रहा हूं, और जब आप इन प्लेयर्स को देख लोगे तो आप खुद भी कहोगे कि ये तो तबाही ही तबाही है। सबसे पहले वीरेंद्र सहवाग, जो मानो अपनी एग्रेसिव बैटिंग से उस टाइम पर क्रिकेट खेलने के तरीके को ही पूरी तरह बदल रहे थे, और इस टूर्नामेंट में तो खासकर बहुत तगड़ी फॉर्म में थे। फिर थे दिनेश मोंगिया, वीवीएस लक्ष्मण और सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने इस सीरीज में अपना सब कुछ झोंक दिया था। और एक बार तो एक कैच पकड़ने के चक्कर में सचिन बहुत बुरी तरह से इंजर्ड भी हो गए थे। फिर टीम के कैप्टन दादा सौरव गांगुली, जिनकी दादागिरी इस टूर्नामेंट में साफ साफ दिखी। फिर राहुल द्रविड़ थे, जो बहुत तगड़ी फॉर्म में थे, और साथ ही थे 2 यंगस्टर्स जो अपनी फील्डिंग से पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में एक स्टेटमेंट दे रहे थे, और ये 2 यंगस्टर्स थे युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ। और बॉलिंग में थे हरभजन सिंह, जहीर खान, अजीत अगरकर, आशीष नेहरा और अनिल कुंबले। इंडिया के ग्रुप में जिम्बाब्वे और इंग्लैंड थी, और इन दोनों टीम्स को हराकर ही इंडिया की सेमीफाइनल्स में एंट्री होनी थी। इंडिया का पहला मैच होता है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, जहां इंडिया की बैटिंग की बहुत धीमी शुरुआत होती है, जहां सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर और दिनेश मोंगिया बहुत कम रन्स बनाकर ही आउट हो जाते हैं। लेकिन वीरेंद्र सहवाग के 48 की वजह से इंडिया का स्कोर थोड़ा आगे बढ़ता है। लेकिन फिर जब सहवाग और उनके बाद युवराज की भी विकेट गिर जाती है तो इंडिया का स्कोर अटक जाता है 87 फॉर 5 विकेट्स पर। बैटिंग कोलैप्स करती हुई दिख रही थी, और टूर्नामेंट में इंडिया की इतनी बुरी शुरुआत के बाद लोगों की उम्मीदें थोड़ी टूट रही थी। लेकिन फिर बैटिंग को संभाला राहुल द्रविड़ और दूसरी तरफ से मोहम्मद कैफ ने, जिन्होंने दोनों तरफ से अपने एंड्स को रोक कर रखा और वापस से अपनी बैटिंग के जरिए मैच का कंट्रोल इंडिया की तरफ लाने लगे। जहां मोहम्मद कैफ ने तो इस मैच में 111 रन की शानदार पारी खेली थी। इस तरह इंडिया का स्कोर 50 ओवर्स के एंड में 288 के एक अच्छे स्कोर तक पहुंच जाता है। अब तो लग रहा था कि इंडिया के लिए एक आसान सी विन होगी और हम आगे इस टूर्नामेंट में बढ़ जाएंगे, लेकिन यहीं पर जिम्बाब्वे के प्राइम बैटर एंडी फ्लावर एक अलग ही फॉर्म में दिखते हैं। एंडी फ्लावर ने इस मैच में जिस तरह की बैटिंग करी, लग रहा था कि वो इंडिया जैसी मजबूत साइड के भी इस मैच में घुटने टिकवा देंगे, क्योंकि उन्होंने अकेले ही 145 रन जड़ दिए थे, और उनका ये स्कोर इस पूरे टूर्नामेंट का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनने वाला था। एंडी फ्लावर ने पूरी हिम्मत दिखाई और इस चेज को 274 तक ले गए, लेकिन जिम्बाब्वे के हाथ से इस मैच को छीना इंडिया के जहीर खान ने, जिन्होंने इस मैच में 4 विकेट्स ली थी, और इस तरह इंडिया ने एंड में आकर इस मैच को 14 रन से जीत लिया और रजिस्टर कर ली इस टूर्नामेंट की अपनी पहली विक्ट्री। अब ग्रुप स्टेज में उनके सामने सिर्फ इंग्लैंड थी, और अगर इंग्लैंड को भी हरा देते तो सीधा सेमीफाइनल का टिकट कट जाता। और इंग्लैंड के अगेंस्ट जब ये मैच आया तो इंडिया के बैटर्स बिल्कुल डोमिनेट करते हुए दिख रहे थे। पहले इंग्लैंड बैटिंग करती है और पूरे कंट्रोल में दिखती है, और 50 ओवर्स के एंड में इंग्लैंड का स्कोर 269 तक पहुंच जाता है, जिसमें इयन ब्लैकवेल के 82 रन और निक नाइट के 50 रन सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस रहते हैं। कोलंबो के स्टेडियम में अभी तक कोई 250 का स्कोर भी चेज नहीं हुआ था, और यहाँ पे इंडिया को चेज करने थे 270। तो कई इंग्लैंड के जर्नलिस्ट को तो ये लग रहा था कि इंग्लैंड ही शॉर्ट मैच जीतेगी और सेमीफाइनल्स में जाएगी। लेकिन फिर इंडिया के ओपनर सौरव गांगुली और वीरेंद्र सहवाग क्या ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं कि अगर आप आज उस बैटिंग की हाइलाइट्स भी देख लोगे तो भी गूज़बम्प्स आ जाएंगे। सहवाग हर ओवर में चौके छक्के मार रहे थे, और उन्होंने बहुत जल्दी अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। उन्होंने इस मैच में पूरे 126 रन बनाए थे, जहां से ये मैच इंडिया के लिए जीतना बहुत आसान हो गया। और दूसरी तरफ से सौरव गांगुली भी नहीं रुक रहे थे। कैप्टन सौरव गांगुली पूरे फ्लो में दिख रहे थे, जहां उन्होंने भी अपनी सेंचुरी पूरी करी और इस मैच में 117 रन बनाए। और इस तरह वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली के कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से इंडिया ने ये चेज सिर्फ 39.3 ओवर्स में पूरा कर लिया और ये मैच इंडिया ने जीत लिया। और वीरेंद्र सहवाग की एक्स्ट्रॉर्डिनरी बैटिंग की वजह से उन्हें वेरी राइटफुली सो
मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। इस जीत के साथ ही इंडिया की एंट्री हो गई थी सेमीफाइनल्स में, और सेमीफाइनल्स में इंडिया का इंतजार कर रही थी साउथ अफ्रीका, और वो भी अपने दोनों मैचेस जीत कर आ रहे थे। इंडिया ने इस मैच में पहले बैटिंग करी, जहां सहवाग ने बनाए 59, युवराज सिंह ने बनाए 62 और द्रविड़ ने बनाए 49, और इस तरह पूरी टीम के कंट्रीब्यूशन से इंडिया का स्कोर पहुंचा 261 तक। लेकिन फिर जब साउथ अफ्रीका स्कोर को चेज करने आई तो हर्षल गिब्स और जैक कैलिस ने इस तरह की बैटिंग करी कि भाई लगने लगा कि इंडिया का सफर इस टूर्नामेंट में बस यहीं तक था। अब हमारा सफर यहाँ पे खत्म, क्योंकि पहले तो हर्षल गिब्स ने अपनी सेंचुरी पूरी करी और दूसरी तरफ जैक कैलिस भी अपनी बैटिंग में कोई गलती नहीं कर रहे थे। उनकी बैटिंग में कोई लूप होल नहीं दिख रहा था। कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी कि इंडिया इस मैच में किसी भी तरीके से कमबैक कर सकती है। 35th ओवर तक साउथ अफ्रीका ने सिर्फ एक विकेट खोई और उनका स्कोर 190 तक पहुंच गया था। यानी इस मैच को जीतने के लिए उन्हें बचे हुए 15 ओवर्स में सिर्फ 70 रन चेज करने थे, और इसके लिए उनके पास 9 विकेट्स भी बची हुई थी। लेकिन फिर तभी हर्षल गिब्स, जो पिछले 35 ओवर से बैटिंग कर रहे थे, 116 रन बना चुके थे और बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे, उनके लिए श्रीलंका की हीट बहुत ज्यादा बढ़ गई और अब उनमें इतनी थकावट आ गई थी कि पूरी बॉडी से जान निकलने को तैयार हो रही थी, और अब वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं दिख रहे थे। जहां अगर वो अपना गेम कंटिन्यू रखते तो उनको पक्का कोई इंजरी हो जाती। और इसलिए अपनी हेल्थ को कंसिडर करते हुए और साउथ अफ्रीका की इस मैच में जो एडवांटेज वाली पोजीशन बनी हुई थी उसको कंसिडर करते हुए उन्हें लगा कि साउथ अफ्रीका इस मैच को इजीली जीत जाएगी, और इसलिए उन्होंने खुद को रिटायर्ड हर्ट डिक्लेयर करके बाहर जाना सही समझा, और वो रिटायर्ड हर्ट होकर वापस पवेलियन चले जाते हैं। और अब साउथ अफ्रीका ऐसी पोजीशन में आ जाती है जहां उनके लिए सिर्फ 12 ओवर्स बचे थे और सिर्फ 65 रन चेज करने थे। तो साउथ अफ्रीका के लिए किसी भी तरीके से कोई मुश्किल टास्क नहीं होने वाला था। लेकिन यहीं से इंडियन बॉलर्स और फील्डर्स ने इस तरीके से अटैक करना शुरू करा कि हर साउथ अफ्रीकन बैटर आउट होता चला गया। कोई भी साउथ अफ्रीकन बैटर उन बॉलर्स के रैथ के आगे नहीं टिक पा रहा था। इसके अगले ओवर में ही 2 विकेट्स आ गई और इंडिया ने इस मैच में वापसी करी। सरप्राइजिंगली सहवाग ने 5 ओवर्स डाले जिसमें उन्होंने 3 विकेट्स ली। हरभजन सिंह ने 2 और जहीर खान ने 1 के बाद 1 विकेट्स आती रही और बहुत जल्दी ही मैच का रुख पलट गया। और यहाँ पर तारीफ बनती है यंग युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की भी, क्योंकि उन्होंने पूरी इंडियन फील्डिंग को ही बदल दिया था। जहां वो इतने तगड़े कैचेस ले रहे थे, जिस तरीके से रन्स रोक रहे थे, उससे मैच में काफी फायदा होने लगा था। स्पेशली युवराज सिंह ने इस मैच में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कैचेस लिए, जिनकी अगर आप सिर्फ फोटोज भी देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये कितने इम्पॉसिबल जैसे दिखने वाले कैचेस हैं। और इस तरह से इंडिया ने मैच उस पोजीशन से जीत लिया जिस पोजीशन पर लग रहा था कि शायद इंडिया ये मैच हार जाएगी। और इस तरह इस जीत के साथ ही इंडिया की एंट्री हो जाती है चैंपियंस ट्रॉफी 2002 के फाइनल मैच में, जहां इंडिया से भिड़ने वाली थी होस्ट कंट्री श्रीलंका। और श्रीलंका बहुत अच्छी फॉर्म से आ रही थी, जहां स्पेशली मुरलीधरन और जयसूर्या बहुत ही डोमिनेटिंग फॉर्म में थे। और क्योंकि ये मैच श्रीलंका में ही हो रहा था तो श्रीलंका के पास होम एडवांटेज भी था, तो ये जीत इंडिया के लिए इतनी आसान नहीं होने वाली थी। और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि ये मैच बहुत टक्कर का होने वाला है। 29 सितंबर 2002 और अब इंडिया और श्रीलंका आपस में भिड़ने के लिए तैयार थी और बहुत उत्सुक थी चैंपियंस ट्रॉफी 2002 की उस ट्रॉफी को उठाने के लिए। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करा और सनत जयसूर्या ने श्रीलंका को एक अच्छी स्टार्ट दी, जहां उन्होंने इस मैच में 74 रन बनाए। फिर कुमार संगकारा ने भी अपनी हाफ सेंचुरी लगाई और स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते रहे। हरभजन सिंह ने इस मैच में अपनी बॉलिंग से तगड़ा काम करा, जहां उन्होंने 10 ओवर्स में सिर्फ 27 रन दिए और 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाली। और इस तरह से श्रीलंका का स्कोर 50 ओवर्स के एंड में 244 रन पर आकर रुक गया। इंडिया जिस तरीके से रोल से आ रही थी, उनके लिए कोई मुश्किल चेज तो नहीं होने वाला था। और जैसे इंडिया की बैटिंग शुरू होती है, वीरेंद्र सहवाग अपने क्लासिक डिस्ट्रक्टिव स्टाइल में शुरू हो जाते हैं और दूसरे ओवर में ही 3 लगातार चौके जड़ देते हैं और इंडिया को एक मजबूत स्टार्ट मिल जाती है। लेकिन तभी ग्राउंड में दस्तक देती हैं कुछ बारिश की बूंदें, और ये बारिश इतनी जल्दी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अंपायर ने ग्राउंड्समैन की तरफ इशारा किया और कहा कि कवर्स लाओ और जल्दी से पिच को ढको। और यहीं पर बारिश की वजह से इस मैच को रोक दिया गया। उम्मीद तो ये थी कि थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी और मैच वापस से शुरू हो जाएगा, लेकिन कुदरत का कहर उस दिन नहीं रुका और बहुत तेज बारिश होती रही। जैसे जैसे हर एक घंटा बीत रहा था, वैसे ही प्लेयर्स और फैंस के बीच में कंफ्यूजन भी बढ़ रही थी और ये सवाल मन में आ रहा था कि अगर बारिश नहीं रुकी तो मैच का फैसला कैसे आएगा। और क्योंकि एक फाइनल मैच है तो इसका फैसला आना तो बहुत ज़रूरी है। पर टेंशन की कोई बात नहीं थी, क्योंकि इससे अगले दिन को रिजर्व डे के तौर पर रखा गया था और अगर आज बारिश नहीं रुकती है तो रिजर्व डे के दिन ये मैच खेल लिया जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही कि पूरे दिन बारिश नहीं रुकी और एंड में इस मैच को रिजर्व डे के लिए पुश कर दिया गया। लेकिन इस रिजर्व डे पर खेलने के साथ एक प्रॉब्लम थी, बड़ी प्रॉब्लम। दरअसल आईसीसी के रूल के हिसाब से अगर इस मैच को रिजर्व डे के लिए पुश किया जाता तो ये मैच यहीं से कंटिन्यू नहीं होता, बल्कि इस मैच को वापस से शुरुआत से शुरू किया जाता। यानी एक बार फिर से श्रीलंका आएगी और एक नया स्कोर बनाएगी। अब मुझे तो ये सुनने में ही अनफेयर और बड़ा ही अनजस्ट सा रूल लगता है, क्योंकि अगर किसी टीम ने पहले दिन में कोई एडवांटेज बना ली होगी तो वो दूसरे दिन में तो वेस्ट हो जाएगी ना, अगर हम मैच को फिर से शुरुआत से शुरू करेंगे तो। लेकिन आईसीसी का रूल था
तो रूल्स आर रूल्स। 30 सितंबर 2002 फाइनल मैच को एक बार फिर से शुरू किया जाता है और इस बार श्रीलंका फिर से एक बड़ा स्कोर बनाने को देख रही थी, लेकिन इस बार मैच की पहली ही बॉल पर जहीर खान सनत जयसूर्या को डक पर आउट करके वापस भेज देते हैं और फिर अगले कुछ बैटर्स भी कुछ खास नहीं कर पाते। मैच में सचिन तेंदुलकर के लिए एक पॉइंट तो ऐसा भी आया जहां वो बॉलिंग करने आए और बॉल करने के बाद जब वो एक कैच पकड़ने के लिए डाइव लगाते हैं तो उस डाइव के चक्कर में वो इस तरीके से गिरते हैं कि उनके हाथ में और पेट में बहुत गहरी चोट आती है, इतनी गहरी चोट कि वो उसके बाद ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। सबको लग रहा था कि अब शायद सचिन तेंदुलकर रिटायर्ड हो जाएंगे और चेज के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने यहां पर कहा कि मैं तो खेलूंगा और उनकी यही सेल्फलेस डेडिकेशन जब उस मैच में दिखी और जब मैंने इस मैच की वो वीडियो देखी तो मुझे तो गूज़बम्स आ गए थे। जब श्रीलंका के बैटर रसल आर्नल्ड बैटिंग करने आए तो उनकी और सौरव गांगुली की एक बहुत तगड़ी झड़प हुई। दरअसल रसल ने एक बॉल को हिट करके पिच पर दौड़ना शुरू करा और ये देखकर सौरव गांगुली काफी भड़क गए थे, क्योंकि रसल के पिच पर दौड़ने से पिच खराब हो सकती थी, पिच का बिहेवियर बदल सकता था और ये मैच के लिए काफी क्रूशियल चीज थी। तो ये देखकर सौरव गांगुली उनके पास आए और उन्हें धमकी देने लगे कि अब पिच पर वापस मत दौड़ना। और इसी बीच उनकी अंपायर से भी कहा सुनी हुई और उन्होंने अंपायर को भी यही कहा। इसी बीच रसल आर्नल्ड ने तो ये भी धमकी दी थी कि मैं मैच छोड़कर ही चला जाऊंगा, लेकिन फिर किसी तरह मैच वापस से वहीं से रिज्यूम हुआ। महिला जयवर्धने और रसल आर्नल्ड दोनों ही हाफ सेंचुरीज बनाते हैं और श्रीलंका का स्कोर 200 के पार पहुंचता है और 50 ओवर्स के एंड में श्रीलंका पहुंचती है 222 रन के स्कोर पर और अब इंडिया को थमा दिया जाता है 223 रन का टारगेट। अब बारी थी इंडिया की बैटिंग की और एक बार फिर वीरेंद्र सहवाग एक अच्छी फॉर्म में दिख रहे थे, जहां उन्होंने 8 ओवर्स के एंड में इंडिया के स्कोर को 38 रन तक पहुंचा दिया था। लेकिन फिर वही हुआ जिसका सबसे ज्यादा डर था। मैच के दूसरे दिन एक बार फिर से ग्राउंड में बारिश ने दस्तक दे दी और इस बार भी बारिश इस तरीके से हुई, इतनी तेज हुई कि फिर रुकी ही नहीं। इस मैच में बारिश नहीं रुकी और मैच को यहीं पर रोकना पड़ा और मैच का कोई भी रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि अगर डीएलएस मेथड से भी रिजल्ट लाने की कोशिश करते तो वहां पर भी दूसरी टीम के कम से कम 25 ओवर्स खेले हुए होने चाहिए थे, लेकिन यहां पर तो इंडिया के प्ले को सिर्फ 9 ओवर्स के पहले ही रोक दिया गया था, तो मैच का कोई रिजल्ट नहीं आया। तो इस वजह से यह डिसीजन लिया गया कि श्रीलंका और इंडिया दोनों को ही जॉइंट विनर्स डिक्लेयर किया जाएगा और श्रीलंका और इंडिया दोनों के बीच इस ट्रॉफी को शेयर किया जाएगा और इस तरीके से इंडिया और श्रीलंका ने जीत ली अपनी पहली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। ये क्रिकेट का एक बड़ा रेयर मोमेंट था जहां किसी आईसीसी टूर्नामेंट को दो टीम्स ने मिलकर जीता हो और आईसीसी के इस डिसीजन पर बाद में काफी क्रिटिसिज्म भी मिला, क्योंकि इंडिया के सपोर्टर्स तो ये कह रहे थे कि अगर दूसरे दिन पे मैच को वहीं से शुरू किया जाता जहां पे पहले दिन रुका था तो इंडिया इजीली उस मैच को जीत लेती और वही सही डिसीजन भी होता, लेकिन वो नहीं हुआ और इंडिया और श्रीलंका दोनों बन गई जॉइंट विनर्स और क्रिकेट को मिल गया एक बड़ा ही रेयर सा मोमेंट। अब मैं पक्का श्योर कि आपको पहले से स्टोरी के बारे में नहीं पता था, अगर पता था तो मुझे कमेंट से बता देना। सहवाग इस टूर्नामेंट में सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट के लीडिंग रन गेटर थे, जहां उन्होंने 5 मैचेस में 271 रन बनाए। वहीं इंडिया के लिए लीडिंग विकेट टेकर थे जहीर खान, जिन्होंने 5 मैचेस में 8 विकेट्स ली। वैसे अगर उस दिन बारिश नहीं हुई होती या फिर मैच को कंटिन्यू किया जाता तो आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम इस ट्रॉफी को जीतती? अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दो लाइक और ऐसे कौन से क्रिकेट के इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में वीडियो देखना चाहते हो जिसके बारे में ज्यादा लोगों को ना पता हो तो उसके बारे में मुझे कमेंट्स में बता देना। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय बाय।